राजनीति में दोस्त और दुश्मन मौसम की तरह बदलते हैं, लेकिन जब देश की सबसे पुरानी पार्टी के बड़े बड़े महारथी ही नाराज होकर हाथ का साथ छोड़ दें तो दिल्ली दरबार में हड़कंप मचना लाजमी है। आज हम बात करेंगे उन 10 बड़े नेताओं की जिन्होंने कांग्रेस के बड़े नेताओं की कार्यशैली से परेशान होकर पार्टी को राम राम कह दिया। इनमें से कुछ ने अपनी नई दुकान खोल ली तो कुछ धुर विरोधी खेमे में जाकर बैठ गए। यह कहानी सिर्फ दल बदल की नहीं है, बल्कि यह कहानी है राजनीति के उस ईगो की जिसने कांग्रेस को कई राज्यों में अर्श से फर्श पर ला दिया। वीडियो को आखिरी तक देखना, क्योंकि नंबर 1 वाला किस्सा सुनकर आप भी कहेंगे कि राजनीति में ऐसा भी होता है क्या। नंबर 10 पर आते हैं जितेंद्र प्रसाद जी। जितेंद्र प्रसाद जी कभी राहुल गांधी जी की उस कोर युवा टीम का हिस्सा थे जिसे कांग्रेस का भविष्य कहा जाता था। उत्तर प्रदेश की राजनीति में इन्हें कांग्रेस का बड़ा ब्राह्मण चेहरा माना जाता था, लेकिन साल 2021 आते आते इन्हें लगने लगा कि पार्टी में इनकी पूंछ परख सिर्फ नाम की रह गई है। उत्तर प्रदेश के चुनावों में इनकी सलाह को दरकिनार किया जाने लगा। जब घर का जोगी जोगड़ा बन जाए तो इंसान बाहर का रास्ता देखता ही है। जितेंद्र प्रसाद जी ने हाईकमान को अपनी नाराजगी जताई, लेकिन जब वहां से कोई ठोस जवाब नहीं मिला तो उन्होंने बहती गंगा में हाथ धोना बेहतर समझा। उन्होंने सीधे बीजेपी का दामन थाम लिया। आज 2026 में जितेंद्र प्रसाद जी केंद्र सरकार में केंद्रीय मंत्री के तौर पर मलाई काट रहे हैं और बीजेपी के लिए उत्तर प्रदेश में मजबूत जमीन तैयार कर रहे हैं। कांग्रेस हाथ मलती रह गई और बीजेपी ने एक और बड़ा विकेट गिरा दिया। एक युवा नेता के जाने का गम अभी कम भी नहीं हुआ था कि कांग्रेस को देश की आर्थिक राजधानी से दूसरा बड़ा झटका लगा। कौन था वो नेता जिसने मुंबई में कांग्रेस की जमीन खिसका दी। नंबर 9 पर आते हैं मिलिंद देवड़ा जी। मिलिंद देवड़ा जी भी राहुल गांधी जी की उस यंग ब्रिगेड के खास सिपाही सालार थे जो कभी दिल्ली के गलियारों में छाए रहते थे। इनके पिता मुरली देवड़ा जी ने पूरी जिंदगी कांग्रेस की सेवा की, लेकिन साल 2024 के शुरुआती दिनों में मिलिंद देवड़ा जी का सब्र का बांध टूट गया। मुंबई में महाविकास अघाड़ी के सीट बंटवारे में उनकी पारंपरिक सीट को लेकर खींचतान चल रही थी। मिलिंद देवड़ा जी ने बार बार दिल्ली दरबार में गुहार लगाई कि उनके साथ नाइंसाफी हो रही है, लेकिन हाईकमान की तरफ से उन्हें सिर्फ आश्वासन का लॉलीपॉप मिला। जब अपनी ही पार्टी में खुद को अलग थलग पाया तो मिलिंद देवड़ा जी ने कांग्रेस की डूबती कश्ती से छलांग लगाना ही बेहतर समझा। उन्होंने 10 को पुराना नाता तोड़कर एकनाथ शिंदे जी की शिवसेना का दामन थाम लिया। आज 2026 में मिलिंद देवड़ा जी शिवसेना के कोटे से राज्यसभा सांसद हैं और मुंबई की राजनीति में किंग मेकर की भूमिका निभा रहे हैं। युवाओं की नाराजगी तो अपनी जगह थी, लेकिन जब कांग्रेस के सबसे बड़े कानूनी दिमाग और थिंक टैंक ने ही बगावत का झंडा उठा लिया तो पूरी पार्टी हिल गई। नंबर 8 पर आते हैं कपिल सिब्बल जी। कपिल सिब्बल जी कांग्रेस के वो संकट मोचक थे जो हर कानूनी और राजनीतिक मुसीबत में पार्टी के आगे ढाल बनकर खड़े हो जाते थे। लेकिन जब पार्टी लगातार चुनाव हारने लगी तो कपिल सिब्बल जी ने आईना दिखाना जरूरी समझा। वो कांग्रेस के उस मशहूर G23 ग्रुप के मुखिया बन गए जिसने सोनिया गांधी जी को चिट्ठी लिखकर पार्टी में फुल टाइम लीडरशिप और बड़े बदलावों की मांग की थी। अब दिल्ली दरबार में आईना दिखाना तो गुनाह माना जाता है। हाईकमान को लगा कि यह तो अनुशासनहीनता है। कपिल सिब्बल जी को लगने लगा कि भैंस के आगे बीन बजाने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि नेतृत्व अपनी कमियां सुधारने को तैयार ही नहीं था। साल 2022 में उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। आज 2026 में कपिल सिब्बल जी समाजवादी पार्टी के समर्थन से निर्दलीय राज्यसभा सांसद हैं और देश के सबसे महंगे वकीलों में शुमार हैं, जो अब कांग्रेस के मामलों से दूरी बनाकर रखते हैं। एक तरफ दिल्ली में बड़े वकील नाराज थे तो दूसरी तरफ पंजाब के सबसे बड़े महाराजा का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच चुका था। नंबर 7 पर आते हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह जी। पंजाब की राजनीति के असली सिकंदर कहे जाने वाले कैप्टन अमरिंदर सिंह जी को पटियाला का महाराज यूं ही नहीं कहा जाता। साल 2021 में पंजाब कांग्रेस के भीतर ऐसी कलह मची कि दिल्ली हाईकमान ने नवजोत सिंह सिद्धू जी को सह देना शुरू कर दिया और कैप्टन साहब को नीचा दिखाने की कोशिश की। कैप्टन अमरिंदर सिंह जी का साफ कहना था कि पार्टी नेतृत्व एक गैर अनुभवी और बड़बोले नेता के चक्कर में पूरे पंजाब को दांव पर लगा रहा है। जब मुख्यमंत्री रहते हुए ही उनके पर कतरने की कोशिश की गई तो कैप्टन साहब ने साफ कह दिया कि अब बहुत हुआ अपमान, मैं दूध की मक्खी की तरह निकाला जाना बर्दाश्त नहीं करूंगा। उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया और कांग्रेस को अलविदा कह दिया। आज 2026 में कैप्टन अमरिंदर सिंह जी बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं और उनका परिवार पंजाब में बीजेपी की जमीन मजबूत करने में लगा है, जबकि कांग्रेस पंजाब में अपनी पुरानी चमक खो चुकी है।
पंजाब के महाराजा को खोने का खामियाजा तो कांग्रेस भुगती रही है, लेकिन दक्षिण भारत के एक राज्य में तो हाई कमान की एक जिद ने पूरे कांग्रेस का ही सुपड़ा साफ कर दिया। नंबर 6 पर आते हैं YS जगन मोहन रेड्डी जी। आंध्र प्रदेश में साल 2009 में जब कद्दावर मुख्यमंत्री YS राजशेखर रेड्डी जी का एक विमान दुर्घटना में निधन हुआ तो पूरे राज्य में शोक की लहर दौड़ गई। उनके बेटे जगन मोहन रेड्डी जी अपने पिता के गम में डूबे लोगों से मिलने के लिए ओदारपुर यात्रा निकालना चाहते थे, लेकिन दिल्ली में बैठी कांग्रेस लीडरशिप को लगा कि जगन अपनी ताकत का प्रदर्शन कर रहे हैं। हाईकमान ने उन्हें साफ मना कर दिया और मुख्यमंत्री की कुर्सी किसी और को सौंप दी। जगन मोहन रेड्डी जी को लगा कि उनके पिता की विरासत का अपमान किया जा रहा है। उन्होंने साल 2011 में कांग्रेस को लात मार दी और अपनी नई पार्टी YSR कांग्रेस बना ली। नतीजा यह हुआ कि आंध्र प्रदेश से कांग्रेस का नामो निशान ही मिट गया। आज 2026 में भले ही आंध्र प्रदेश में सत्ता का समीकरण बदला हो, लेकिन जगन मोहन रेड्डी जी वहां की राजनीति के सबसे बड़े छत्रपों में से एक है और कांग्रेस वहां आज भी वेंटिलेटर पर है। अब बात करते हैं उस राजनेता की जिसने सोनिया गांधी जी के खिलाफ मोर्चा खोला और देश की राजनीति में एक नया इतिहास लिख दिया। नंबर 5 पर आते हैं शरद पवार जी। यह कहानी साल 1999 की है, जब कांग्रेस में सोनिया गांधी जी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाने की तैयारी चल रही थी। उस समय शरद पवार जी, PA संगमा जी और तारिक अनवर जी ने खुलेआम बगावत कर दी। उनका तर्क यह था कि देश का प्रधानमंत्री विदेशी मूल का नहीं होना चाहिए, क्योंकि सोनिया गांधी जी का जन्म इटली में हुआ था। यह बात दिल्ली दरबार को इतनी चुभी कि शरद पवार जी को तुरंत पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। शरद पवार जी भी कच्चे खिलाड़ी नहीं थे। उन्होंने लोहा गर्म देखकर हथौड़ा मारा और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी NCP का गठन कर दिया। आज 2026 में शरद पवार जी महाराष्ट्र की राजनीति के सबसे बड़े चाणक्य माने जाते हैं। उन्होंने अपनी अलग साख बनाई और कांग्रेस को महाराष्ट्र में हमेशा उनके सामने जूनियर पार्टनर बनाकर ही रखा। जब एक कद्दावर मराठा नेता पार्टी से बाहर जाकर किंग मेकर बन सकता है, तो बंगाल की एक जुझारू महिला नेता भला कैसे पीछे रहती। नंबर 4 पर आती है ममता बनर्जी जी। साल 1997 के दौर में ममता बनर्जी जी पश्चिम बंगाल में कांग्रेस का उभरता हुआ चेहरा थी। वो जमीन पर उतरकर वामपंथियों यानी लेफ्ट फ्रंट की सरकार से लोहा भी ले रही थी, लेकिन ममता बनर्जी जी को लगा कि दिल्ली में बैठी कांग्रेस लीडरशिप बंगाल में कम्युनिस्टों के खिलाफ नरम रुख अपना रही है और स्थानीय कांग्रेस नेता सिर्फ अपनी कुर्सियां बचाने में लगे हैं। ममता बनर्जी जी ने ईंट का जवाब पत्थर से देने की ठानी और हाईकमान की अनदेखी से नाराज होकर अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस यानी TMC बना ली। उन्होंने अकेले दम पर बंगाल से लेफ्ट को उखाड़ फेंका और कांग्रेस को वहां कंगाली की हालत में ला दिया। आज 2026 में ममता बनर्जी जी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री भले ही नहीं है, लेकिन वह आज भी विपक्ष का एक बड़ा चेहरा है और कांग्रेस अब पश्चिम बंगाल में बहुत ही कमजोर हो चुकी है। अब हम काउंटडाउन के उस हिस्से में पहुंच चुके हैं जहां की कहानियां सुनकर आपको अंदाजा होगा कि कांग्रेस नेतृत्व ने अपने पैरों पर कितनी बड़ी कुल्हाड़ी मारी है। नंबर 3 पर आते हैं गुलाम नबी आजाद जी। गुलाम नबी आजाद जी का कांग्रेस से नाता कोई 2-4 साल का नहीं बल्कि 5 दशकों का था। वो इंदिरा गांधी जी से लेकर मनमोहन सिंह जी की सरकार तक संकट मोचक रहे, लेकिन साल 2022 में जब उन्होंने पार्टी छोड़ी तो उन्होंने 5 पन्नों का ऐसा इस्तीफा लिखा जिसने राहुल गांधी जी की कार्यशैली की धज्जियां उड़ा दी। गुलाम नबी आजाद जी ने खुलेआम आरोप लगाया कि राहुल गांधी जी के आने के बाद पार्टी का पूरा सीनियर सलाहकारों का सिस्टम खत्म कर दिया गया और सारे फैसले उनके सुरक्षाकर्मी और PA लेने लगे। अनुभवी नेताओं को दरकिनार करके चाटुकारों की मंडली को आगे बढ़ाया गया। आजाद जी ने कहा कि पार्टी में अब आत्मसम्मान के साथ रहना मुमकिन नहीं है। आज 2026 में गुलाम नबी आजाद जी अपनी पार्टी डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के जरिए जम्मू कश्मीर की राजनीति में सक्रिय हैं और कांग्रेस के बड़े आलोचक बन चुके हैं। भले ही उनकी पार्टी फ्लॉप रही, लेकिन उन्होंने कांग्रेस से बगावत जरूर की। आजाद जी का जाना एक बेचारे के झटका था, लेकिन मध्य प्रदेश में जो हुआ वो तो शुद्ध राजनीतिक थ्रिलर फिल्म जैसा था जिसने बनी बनाई सरकार गिरा दी। नंबर 2 पर आते हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया जी। साल 2018 में जब मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी तो उसका सबसे बड़ा श्रेय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की मेहनत को जाता था, लेकिन जब मुख्यमंत्री चुनने की बारी आई तो हाईकमान ने अनुभव का हवाला देकर कमलनाथ जी की ताजपोशी कर दी और सिंधिया जी को साइडलाइन कर दिया। सिंधिया जी लगातार शिकायत करते रहे कि उनके समर्थकों के काम नहीं हो रहे हैं और उनकी बात दिल्ली में सुनी नहीं जा रही है। जब पानी सर के ऊपर चला गया तो साल 2020 में सिंधिया जी ने वो किया जिसकी कल्पना कांग्रेस ने सपने में भी नहीं की थी।
वो अपने 22 समर्थक विधायकों के साथ बीजेपी में शामिल हो गए और कमलनाथ सरकार ताश के पत्तों की तरह ढह गई। बीजेपी ने मध्य प्रदेश में घी के दिए जलाए और कांग्रेस हाथ ही मलती रह गई। आज 2026 में ज्योतिरादित्य सिंधिया जी मोदी सरकार में बेहद ताकतवर केंद्रीय मंत्री हैं और मध्य प्रदेश में बीजेपी का बड़ा चेहरा है। अब वक्त आ गया है उस नंबर 1 नेता का नाम जानने का, जिसकी कहानी सुनकर आप समझ जाएंगे कि राजनीति में एक छोटी सी लापरवाही कितनी भारी पड़ सकती है। नंबर 1 पर आते हैं हेमंत बिस्वा शर्मा जी। आज की तारीख में हेमंत बिस्वा शर्मा जी को उत्तर पूर्व भारत का सबसे कद्दावर नेता माना जाता है। साल 2015 से पहले वो असम कांग्रेस के सबसे बड़े रणनीतिकार थे। असम के तत्कालीन मुख्यमंत्री तरुण गोगोई जी से मतभेदों के बाद वो अपनी बात रखने दिल्ली में राहुल गांधी जी से मिलने पहुंचे। हेमंत बिस्वा शर्मा जी के मुताबिक जब वो असम की गंभीर राजनीतिक स्थिति पर बात कर रहे थे, तब राहुल गांधी जी उनकी बात सुनने के बजाय अपने पालतू कुत्ते को बिस्किट खिलाने में व्यस्त थे। वहां मौजूद बाकी नेता उस कुत्ते की प्लेट से बिस्किट खा रहे थे। इस वाक्य ने शर्मा जी के आत्मसम्मान को गहरी ठेस पहुंचाई। उन्हें लगा कि जिस पार्टी के लिए वो दिन रात एक कर रहे हैं, वहां उनकी अहमियत एक पालतू जानवर से भी कम है। उन्होंने तुरंत कांग्रेस छोड़ी और बीजेपी का दामन थाम लिया। नतीजा क्या हुआ? आज 2026 में हेमंत बिस्वा शर्मा जी असम के बेहद लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं और उन्होंने पूरे उत्तर पूर्व भारत से कांग्रेस का सुपड़ा साफ कर दिया है। कांग्रेस के लिए यह वो राजनीतिक भूल है जिसकी भरपाई वो दशकों तक नहीं कर पाएगी।